मैं सिर्फ एक रात की दुल्हन बनने जा रही हूँ। शर्त ये थी कि शोहर सुबह तक वो सब कुछ करेगा, लेकिन मैं थक कर इनकार नहीं कर सकती। लेकिन जब शोहर मेरे होश उड़ गए क्योंकि मेरी टांगों से मैं सिर्फ एक रात की दुल्हन बनने जा रही थी। एक रात की दुल्हन बनकर मुझे 15 लाख मिलने वाले थे। जब मैं दुल्हन बनकर मेरे होने वाले शोहर की पहली बीवी के सामने आई तो वो मेरी तारीफ कर रही थी। पता नहीं क्यों वो अपने शोहर की दूसरी शादी करवाना चाहती थी। खैर जो भी है ये उसका मसला था, लेकिन 15 लाख का सुनकर खुद से ख्वाब सजा लिए थे। फिर एक रात की सुहागरात सोचती तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। पता नहीं मेरा होने वाला शोहर मेरे साथ उस एक रात में मुझसे कैसा प्यार करेगा, यही सोच सोच कर मैं परेशान हो रही थी। लेकिन जैसे ही मेरे एक दिन का शोहर कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में बहुत अंधेरा था और धीरे धीरे मेरे शोहर का हाथ मेरी टांगों पे रेंगता हुआ आया और जब उसने अपनी उंगलियों से मेरी टांगों पर फेरी तो मेरी चीखें निकल गई और जब मैंने हाथ पैर मारना शुरू किया तो गलती से लाइट ऑन हो गई और जैसे ही मेरी नजर शोहर पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए क्योंकि शोहर के हाथों वो औरत बहुत ही खूबसूरत थी और उसने मुझे अपनी तरह खूबसूरत बना दिया था। मैं आम सीधी सी लड़की आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो मुझे दुल्हन बना रही थी क्योंकि उसने मेरी शादी अपने शोहर के साथ करवाई थी और वो मुझे उसकी दुल्हन बना रही थी। मैंने कहा कि आप तो खुद इतनी प्यारी हैं, फिर आपने अपने शोहर की शादी क्यों करवाई? कहने लगी कि तुम्हें भी पता चल जाएगा और आज ही पता चल जाएगा। जो बात मैंने तुम्हें समझाई थी वो तुम्हें याद है ना? मैंने कहा मुझे याद है। उसने मुझे अच्छे से तैयार किया, मुझे अपने घर ले गई। उसके घर में कोई और भी नहीं था। मुझे उसका शोहर भी कहीं नजर नहीं आया था। मैंने तो देखा ही नहीं उनको। आपने मेरी शादी अपने शोहर से क्यों करवाई है और कैसे देखते हैं मुझे नहीं पता। उसने कहा कि आज की रात तो तुम देख ही लोगी। वो मुझे कमरे में बिठा गई। कमरा बहुत बड़ा था। ये लोग बहुत ज्यादा अमीर थे। मैं वहां बेड पर बैठ गई तो वो कहने लगी, तुम थोड़ी देर बैठ कर आराम करो, मैं अपने शोहर को भेजती हूँ। अरे हाँ, वो तो अब तुम्हारा शोहर है, मैं तुम्हारे शोहर को भेज देती हूँ। वो मुस्कुराकर कहने लगी और वहां से चली गई। मैं अपने शोहर का इंतजार कर रही थी। जब थोड़ी देर के बाद वो कमरे में दाखिल हुआ और उसने दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही उस पर रोशनी पड़ी मैं उससे देखकर हैरान रह गई। ये तो 6 फुट का लंबा आदमी था और उसकी शक्ल, उफ। मैंने दोनों हाथों से अपने लहंगे को उठाया और इस कमरे से बाहर जाने लगी। बस मुझे यहाँ से भागना था। मैं उस आदमी के साथ जिंदगी तो क्या 1 घंटा भी नहीं गुजार सकती। और उसने मुझे रोक लिया और कहा कि क्या हो गया है, तुम तो मेरी बीवी हो। मैंने कहा कि मुझे जाने दो। अब मुझे समझ आ गई है कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी दूसरी शादी इतनी खुशी क्यों करवाई है। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और मेरे कान में ऐसी बात बताई कि मैं जमीन पर सजदे में गिर गई क्योंकि उसने मुझे कहा कि आज की रात मैं और तुम, मेरे बाबा इस दुनिया से जा चुके थे। घर में 4 बहनें थीं और मेरे पास उनका पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरी माँ मुझे बार बार कहती थी कि तू ही बड़ी है, अगर तूने ही कुछ ना किया तो क्या होगा। तू बता दे, अगर कोई और रास्ता है तो हम उस पे चल लेते हैं या फिर हम सबको जहर दे दें। मैं इतनी मजबूर हो चुकी थी कि अब वही तरीका रह गया था जो एक औरत के पास होता है, लेकिन ये मुआशरा उससे गलत कहता है। लेकिन कोई भी औरत अपनी मर्जी से इस रास्ते पर नहीं चलती। आज जब बहनों को देखा तो दिल खून के आंसू रोने लगा। 2 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया था, फिर भी वो मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, आज मैं घर से यही सोच कर निकल आई थी। आज मैं घर से यही सोच के निकली थी कि बस उनके लिए रोटी का इंतजाम करके आऊंगी। जब मैंने ये एक अजीब सी बात सुनी, मैं फारिग बैठी थी कि मेरे साथ आके 2 औरतें बैठ गई। पहले उधर बहुत खवार हुई, कुछ नहीं मिला तो यहाँ बेंच पे आके बैठ गई और रोना शुरू कर दिया। औरतें आपस में बातें कर रही थी। कहने लगी, अगर मैं कुंवारी होती तो मैं तो ऐसे मौके से फायदा उठाती। सिर्फ एक रात के 15 लाख रुपए कौन देता है। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं हैरान रह गई कि एक रात के 15 लाख रुपए से क्या मतलब है। कौन सी पैसों की वो औरतें आपस में बातें कर रही थी और कह रही थी कि ये तो सिर्फ कुंवारी लड़कियों के लिए है। मैंने उनसे पूछा कि ये बातें कहाँ हो रही हैं, तो वो कहने लगी कि वहाँ पार्क के दूसरे कोने में एक पागल औरत बैठी है। कहती है कि मैं अपने शोहर के लिए सब कुछ कर रही हूँ। जो लड़की उसके साथ एक रात गुजारेगी मैं उसे 15 लाख रुपए दूंगी। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। इस दुनिया में पता नहीं चलता कि किस इंसान के साथ क्या मामला है। अब किसी को क्या पता था कि मैं तो घर से ये सोचे निकली थी कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैंने पैसे कमाने हैं और अगर एक रात
आपके 15 लाख रुपए मिल रहे थे तो फिर मुझे और क्या चाहिए था। मैं उस तरफ चल पड़ी। वो औरत वाकई वहां खड़ी थी, मुख्तलिफ औरतों को देख रही थी। वहां तो इतनी सारी लड़कियां खड़ी थी, इसका मतलब कि सब मेरी जैसी मजबूर थी। लेकिन फिर पता चला कि वो भी संजीदा नहीं थी, क्योंकि लोग शक में थे। लेकिन मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने उससे कहा कि मैं तैयार हूँ। वो कहने लगी कि हाँ, तुम तो हो भी बहुत खूबसूरत, मुझे बिल्कुल तुम जैसी लड़की चाहिए थी। मुझे ऐसे लगा कि जैसे ये सब कुछ मेरी किस्मत में लिखा था, क्योंकि जब किस्मत में लिखा होता है तो फिर फौरन से ही सब कुछ हो जाता है। और मेरे साथ भी यही हुआ। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी गाड़ी में लेकर आ गई। उसकी गाड़ी बहुत ठंडी थी। गर्मी से जब मैं एसी वाली गाड़ी में बैठी तो मेरा दिमाग चलना शुरू हो गया। मैंने कहा कि अब मुझे बताइए कि आप क्या कर रही हैं। उसने कहा कि मैं तुम्हें कोई तफसील नहीं बताने वाली, तुम्हें मेरे शौहर के साथ एक रात गुजारनी है और मैं तुम्हें इसके पैसे दूंगी। मैंने कहा कि कितने पैसे? उसने कहा कि 15 लाख। 15 लाख का नाम सुन के मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि कहीं आप कुछ और तो नहीं करवाने वाली? उसने कहा कि इससे बुरा क्या हो सकता है। मैंने कहा कि हाँ, ये बात भी ठीक है। मैंने उससे कहा कि सिर्फ एक रात का काम है। उसने कहा कि हाँ, सिर्फ एक रात का काम है। मैंने कहा कि फिर आप मेरी एक बात मानेंगी? कहने लगी, कौन सी बात? क्या तुम तैयार नहीं हो? मैंने कहा कि मैं तैयार हूँ। उसने कहा 5 लाख पहले दोगी और 10 लाख सुबह सुबह को मिल जाएंगे। मैंने कहा कि मेरी बात ये है कि आप अपने शौहर से मेरा निकाह करवाएंगी। तो वो कहने लगी कि मैं इस बारे में सोचूंगी, लेकिन तुम्हें दुल्हन जरूर बनाऊंगी, शायद तुम्हारा निकाह भी करवा दूंगी। मैंने कहा कि शायद नहीं, देखे मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ। इस बात पर वो हंसने लगी। मैं बोली, क्यों हंस रही हो? उसने मुझे ये बात नहीं बताई। उसने कहा कि ठीक है, चलो मैं तुम्हारा निकाह करवा दूंगी। मुझे यकीन था तो वो मेरा निकाह करवा देगी, पर मैंने अपने दिल की तसल्ली देने के लिए कह दिया। घर वालों को फोन कर दिया कि मुझे नौकरी मिल गई है, लेकिन नई ड्यूटी है, मैं सुबह आ जाऊंगी। वो लोग सवाल करना चाहते थे, परेशान हो रहे थे, लेकिन मैंने कोई सवाल करने का मौका नहीं दिया। वो वहां से मुझे सीधा पार्लर ले गई और कहने लगी कि तुम पर अभी 2 घंटे पार्लर में भी लगने हैं। दोपहर 12 बजे का वक्त था। हम लोग पार्लर चले गए और तकरीबन 3 बजे तक तैयार हो गई। मैंने जब अपने आप को आईने में देखा तो मैं हैरान रह गई। मैं तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और मुझे दुल्हन बनाया गया था। उसने सब लज़्मात पूरे किए थे। मैं इतनी प्यारी लग रही थी कि मैं उस औरत को देखकर हैरान थी कि ये तो खुद भी बहुत खूबसूरत थी, फिर क्यों अपने शौहर की शादी मुझसे करवा रही थी। जब मुझे दुल्हन बनाकर एक तरफ बिठा दिया गया, वो मेरे पास आकर बैठ गई। उसने मुझे एक नजर सर से लेकर पांव तक देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। मैंने कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछ सकती हूँ। वो कहने लगी कि मुझे पता है। तुम क्या पूछोगी? अच्छा पूछो। उसका ध्यान फोन की तरफ था। मैंने कहा कि आप अपने शौहर से मेरी शादी भी करवा रही हैं, लेकिन सिर्फ एक रात के लिए। क्या मुझे पूछने का हक नहीं है? उसने कहा कि हाँ, तुम्हें पूछने का हक है, लेकिन मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊंगी। खैर, तुम कोई अकाउंट नंबर बता दो जहां मैं तुम्हारे 5 लाख रुपए भेज दूं। मैंने कहा कि गरीबों के अकाउंट नंबर नहीं होते। बेगम साहब, आप मुझे हाथ के हाथ दे दीजिएगा। उसने कहा कि फिर किसी को बुलाओ जिसके हाथ पैसे दे के भेज सकूं। मैंने कहा कि नहीं, मुझे आप पर भरोसा है, मैं सुबह खुद ही पैसे लेकर चली जाऊंगी। तो वो कहने लगी, ठीक है। मैं थोड़ी परेशान थी तो उसने कहा कि परेशान क्यों हो रही हो, तुम्हारा निकाह भी तो करवा रही हूँ। उसने थोड़ी देर के बाद मौलवी साहब बुलवा लिया और 4 गवाहों को भी। उसने कहा कि मेरे शौहर ने इस पर दस्तखत कर दिए हैं, अब तुम भी कर लो। मैंने जब निकाह नामे की तरफ देखा तो उसके दस्तखत हो चुके थे। मैंने भी कर दिए। एक तरह से मैं मुतमईन होगी कि हमारा निकाह हो गया है। उसने कहा कि लेकिन ये निकाह सिर्फ एक दिन का है और उसने मेरी वीडियो भी बना ली है। मैंने कहा कि जी, वो सारे सबूत भी ले रही थी ताकि कल को मैं अपनी बात से ना फिरूं। लेकिन मुझे अपनी बात से फिरने की क्या जरूरत थी? मुझे 15 लाख रुपए मिल रहे थे। मैंने सोचा था कि मैं कोई छोटी सी दुकान बना लूंगी और इसके हलाल कमाऊंगी। लेकिन दिल में एक अजीब सा ख्याल भी आ रहा था कि मैं क्या करने जा रही थी। मेरी माँ को अगर पता चलता तो उनको कितना बुरा लगता। लेकिन मैं और क्या कर सकती थी? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मेरी आंखों में आंसू आए तो वो कहने लगी कि रो नहीं,
तुम्हें नहीं पता मेरा शोहर कितना हुस्न परस्त है। उसके मुंह से ये बात निकली तो मैं डर गई। मैंने कहा कि क्या मतलब हुस्न परस्त है? तो वो कहने लगी कि अरे वो मर्द ही नहीं जो हसीन नहीं होता। तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा शोहर एक बहुत अमीर आदमी है, बहुत अच्छा इंसान है। उसे पता है कि औरत के साथ किस तरह से पेश आते हैं। तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। अब तो तुम्हारा निकाह भी हो गया है, इसलिए तुम्हें परेशान या फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो जो बार बार मुझे कह रही थी कि परेशान नहीं होना, मैं उतनी ही ज्यादा परेशान हो रही थी। खैर वो मुझे अपने घर लेकर चली गई। उसका घर बहुत बड़ा था। उसने मुझे कमरे में बिठाया जो कहीं से भी मुझे किसी आदमी का कमरा नहीं लग रहा था। वो कहने लगी कि तुम यहीं बैठो और ये फोन अपने पास रखो। इस फोन से किसी को फोन करने की कोशिश मत करना, और तुम कर भी नहीं सकती हो। जब मैं तुम्हें इस पर मैसेज करूं, तुम सामने वाले कमरे में चली जाना और जाकर बिस्तर पर लेट जाना। मैंने कहा कि क्या मतलब? तो उसने कहा कि जो समझा रही हूँ वो तुम्हें समझ नहीं आ रहा। तुम्हारा क्या मतलब है? जाकर लेट जाओ। वहां पर बस तुम्हें मेरे शोहर से बात करने की कोशिश भी मत करना। जैसे कि दुल्हन होती है बिल्कुल उसी तरह से जाकर बैठ जाना। तुमने अपनी जबान ही खोलनी, ये बात याद रखना। मैंने कहा कि आपने उधर तो ऐसी कोई बात नहीं की। तो उसने कहा कि हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इस काम के 15 लाख क्यों दे रही हूँ? जाहिर है कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो नॉर्मल नहीं होगा। मैंने कहा कि वैसे तो ये भी नॉर्मल नहीं है कि आप अपने शोहर की दूसरी शादी करवा रही हैं, वो भी सिर्फ एक रात के लिए। हाँ, मुझे पता था कि ये सब इतना भी नॉर्मल नहीं होगा। मैं ये कैसे करूंगी? अगर उन्होंने मुझसे कोई बात पूछ ली, कोई सवाल कर लिया, तो कहने लगी कि कोई जरूरत नहीं है तुम्हें जवाब देने की। अगर ऐसी कोई बात हुई जिसका जवाब हाँ में हुआ, तो वो तुम हाँ में सर हिला देना, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। उस औरत को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। वो अपने फोन में काफी देर से लगी हुई थी, बार बार वॉइस करती थी और वॉइस मैसेज सुनने के लिए कान से लगाती थी ताकि कोई और ना सुन सके। कोई था फोन पर दूसरी तरफ जिसको एक एक पल की खबर दे रही थी, और मुझे लगता था वो उसी का शौहर ही था, और मुझे ऐसा लगता था कि वो उसका शौहर ही था, क्योंकि जब निकाह हो गया तो उसने ये भी कहा कि हाँ, निकाह करवा दिया है। वो शख्स उसके लिए बहुत फिक्रमंद था, और ये उसके लिए, अगर उन दोनों में इतना ही प्यार था तो फिर मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा था? खैर मुझे पैसों से मतलब होना चाहिए था, लेकिन मैं कोई कारोबारी लड़की नहीं थी जो हर वक्त पैसों के बारे में सोचती रहती। खैर अब वो ठीक कर रही थी कि अगर मैं ये सब नहीं कर सकती तो मुझे यहाँ तक नहीं होना चाहिए था। उसने मुझे और भी ऐसी बहुत सी बातें समझाई जो मैं अभी आप लोगों को नहीं बता सकती, पर मेरी इस कहानी में आगे चलकर आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। और इस पॉइंट पे मुझे ये नहीं पता था कि आज मेरी जिंदगी का सबसे अजीब और सबसे मुश्किल दिन है। जहाँ तक ये रात बहुत मुश्किल होने वाली थी, मैं उस कमरे में बैठ गई और उसने मुझे कहा कि जैसे ही मैं तुम्हें मैसेज करूं और जो भी लिखा हो, तुम उसका मतलब यही समझना कि तुम्हें सामने वाले कमरे में जाना है और सीधी जाकर बिस्तर पर लेट जाना है। मैं वहां से चली गई और मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वो बाहर का दरवाजा खुला छोड़कर गई थी। मैं यहाँ से भाग भी तो सकती थी, मैं डर भी तो सकती थी, लेकिन शायद उसने पहले ये अंदाजा लगा लिया था कि मैं भागने वालों में से नहीं। खैर मैं वहां बैठी थी और मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे यहाँ बिठा के भूल गई है। फिर थोड़ी देर के बाद उस फोन पर मैसेज आया। लिखा कि जाओ कमरे में। मैं अपना लहंगा संभालती हुई उठी और कमरे के अंदर चली गई और सीधी जाकर बिस्तर पर लेट गई। मुझे नहीं पता था कि कमरे में कोई था, लेकिन कमरे में अंधेरा भी था। आसपास देखने की कोशिश कर रही थी, पर अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं कहाँ थी, ये किसका कमरा था, मुझे नहीं पता था, लेकिन यहाँ से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और आसपास बहुत बड़े बड़े और महंगे फर्नीचर पड़े हुए नजर आ रहे थे। शायद ये उसके शोहर का कमरा था, पर इस कमरे की लाइट क्यों बंद थी? मैंने रोना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे डर लग रहा था मेरी माँ और बहनें मेरे लिए जरूर फिक्रमंद होंगी। वो मुझसे राब्ता करने की कोशिश कर रही होंगी, लेकिन मेरे पास तो कोई फ़ोन नहीं था। मैंने पहले भी उनको बाज़ार के फ़ोन करके बताया था कि ये बात है। वो बहुत परेशान होंगी क्योंकि मैंने घर से बाहर कभी रात नहीं गुज़ारी थी। वो भी था, उनको क्या पता था कि मैं किस हद तक पहुँच गई थी, क्या कर रही थी। ये सब कुछ बहुत अजीब था, लेकिन ये नहीं पता था
कि अब इससे ज्यादा कुछ होने वाला है। कभी कभी हम अंदाजा नहीं लगाते, कभी कभी हम अंदाजा नहीं लगा पाते कि हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है। एक मजबूत इंसान की जिंदगी कैसे ऐसी रिटायर्ड की लिखी हुई कहानी होती है जिसने ज्यादा सोच समझ के नहीं लिखा। मुझे भी मेरी जिंदगी अब ऐसी ही कहानी लग रही थी और मैं ये सोचने से खांसी थी कि आगे क्या होने वाला है। उसका शोहर कहाँ था, मुझे उसके कमरे में क्यों बंद किया गया और वो खुद मुझे यहाँ भेजकर गायब क्यों हो गई थी। अभी तक मैंने उसके शोहर को नहीं देखा था। वैसे अब मेरा शोहर भी था, वैसे अब वो मेरा शोहर भी था, लेकिन वो था कहाँ। थोड़ी देर के बाद कमरे के दरवाजे पर हलचल की आवाज आई थी। कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो उसने भी लाइट ऑन नहीं की और वो सीधा बाथरूम में चला गया। ऐसा लगता था कि उसको पता ही नहीं कि कमरे में कोई बैठा है और मुझे भी तो यहाँ पर इसी तरह बिठाया गया था और कहा था कि तुमने एक लफ्ज नहीं बोलना। उसने बाथरूम में बहुत वक्त लगाया। वो कोई गाना भी गुनगुना रहा था। उसकी आवाज से वो मुझे 35 साल का कोई आदमी लग रहा था। थोड़ी देर के बाद आकर बिस्तर के दूसरे किनारे पर बैठ गया और जब उसे पता चला कि मैं उसी कमरे में हूँ तो कहने लगा कि मिसबा तुम पहले से यहाँ पे हो। सुबह तुम मुझसे इतना झगड़ा कर रही थी, लगता है तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई है। मेरा नाम मिसबा नहीं, मेरा नाम अलिशबा था। लेकिन उसको मेरे नाम के बारे में क्या पता क्यों नहीं था। हमारा तो निकाह हुआ था, कहीं मिसबा उसकी बीवी का नाम तो नहीं था, वरना वो ये नाम क्यों बोल रहा था। और मुझे तो बोलने का हुक्म नहीं था। मुझे तो कहा गया था कि तुमने कुछ बोला ही नहीं है, इसलिए मैं चुप थी। वो कहने लगा अच्छा ठीक है, माफ किया तुमको। तुम औरतों को माफी मांगनी नहीं आती है, अपनी गलती कभी नहीं मानती हो, बस मुंह बना के बैठ जाती हो और हम मर्द तुम्हें माफ कर देते हैं। लेकिन खैर अब हम क्या कर सकते हैं, मैं तुम्हारा शौहर हूँ तो मुझे ही तुम्हें मनाना पड़ेगा। आखिर आज तुम बोल क्यों नहीं रही हो और ये तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। शायद वो मुझे अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक मेरे मुंह से चीख निकली, मेरे हाथ लैंप पे लगा और रोशनी हो गई। मुझे उस औरत ने कहा था कि तुमने अपने मुंह से कोई आवाज नहीं निकालनी है। उस शख्स की तरफ जब मैंने देखा था तो मैं हैरान रह गई। वो भी बुरी तरह से हैरान था। उसके बाद जो हुआ वो कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब था। लेकिन जैसे ही सुबह की रोशनी फैली, किसी ने दरवाजे पर बुरी तरह से दस्तक देना शुरू कर दिया। पता नहीं कौन था, लेकिन ऐसा अंदाज था जैसे चोर के दरवाजे पर पुलिस दस्तक देती है। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुल गया तो सामने वही औरत खड़ी थी जो मुझे यहाँ तक लेके आई थी और उसका नाम भी मिसबा था। वो अकेली नहीं और उसके साथ एक बूढ़ी औरत, कुछ मर्द, कुछ औरतें भी थीं। कहने लगी कि ये देखें आपका बेटा क्या कर रहा है, मेरे साथ निकाह में होते हुए किसी और लड़की के साथ इस कमरे में। तौबा तौबा, देखें ये सब कुछ क्या है। मैं सुनकर बहुत डर गई और उन लोगों की नजरों का शिकार होने लगी। और उसका शोहर जिसका नाम फरहान था वो चुपचाप खड़ा था। तो रिश्तेदारों ने कहा कि कल तक तो तुम बड़े अच्छे शोहर बन रहे थे, कह रहे थे कि बीवी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं, और अब ये इसका मतलब कि तुम गलती पर हो। वो चुप करके सारी बातें सुन रहा था। उसकी बीवी भी हैरान हो रही थी कि ये कोई रद्द अमल क्यों नहीं दे रहा। फिर उसने कहा कि इसमें बुरा क्या है, इस लड़की का तो मेरे साथ निकाह हुआ है। मुझसे एक आदमी ने पूछा जो इनमें से सबसे बड़ा था। कहने लगा ए लड़की, बता तूने इसके साथ निकाह किया है। मैंने कहा कि हाँ। तो मिसबा ने फौरन कहा कि कोई निकाह नहीं हुआ, इसे कहो कि सबूत पेश करे। मैंने कहा कि आपके पास ही तो सबूत है। कहने लगी मेरे पास तो तेरे निकाह का सबूत कैसे होगा, क्या मैं तेरी शादी अपने ही शोहर से करवाऊंगी। मेरा दिमाग खराब है कि मैं अपने शोहर की शादी करवाऊं ताकि वो मुझे छोड़ दे। ये कैसी बात है भला। कौन सी बीवी अपने शोहर की शादी कम उम्र और खूबसूरत लड़की के साथ करवाती है, उस शोहर की जिससे मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ। ये तो आप सब लोग जानते हैं। मुझ पे इल्जाम लगा रहा था कि मेरा किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन इसने कोई सबूत पेश नहीं किया था। अब आप लोग ही फैसला करें, क्योंकि अब तो सबूत आपके सामने है। फरहान के रिश्तेदार उससे बुरा भला कहने लगे, तुम अपनी बीवी पर इल्जाम लगा रहे थे और यहाँ पर अपने ही घर में सब कुछ कर रहे हो। लेकिन उसकी खामोशी और चेहरे पर जो सुकून है, उसको देख के सबको नहीं पता था कि वो क्या सोच रहा है। उसने खड़े खड़े मिसबा की तरफ देखा और उसे तीन तीन दफा तलाक दे दी। उसने कहा कि मैं फरहान तुम्हें तलाक देता हूँ।
तलाक देता हूँ। सब लोग हैरान रह गए। मिसबा दिल पे हाथ रखकर बैठ गई। उन लोगों ने कहा कि हमारे खानदान में आज तक मर्द ने औरत को तलाक नहीं दी। एक तूने गलती की और ऊपर से हम सब के सामने ऐसी भली औरत को तलाक दे दी। वो कहने लगा कि इस भली औरत ने मेरे खिलाफ प्लान बनाया और इतना घटिया प्लान किया, आप लोग सुन लेंगे तो आप कानों को हाथ लगाएंगे। ये तो सच में मेरी बचत हो गई, आंख खुल गई। इस लड़की का चेहरा देख लिया मैंने, वरना क्या से क्या हो जाता। इसने इस लड़की से झूठ बोला कि इसका मेरे साथ निकाह हुआ है, जबकि कोई निकाह नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तो इसके निकाह के बारे में पता ही नहीं है। निकाह नामा भी झूठा था। ब्यूटी पार्लर में बैठ के कौन सा निकाह होता है। फिर इस मासूम लड़की को बेवकूफ बनाकर पैसों का लालच देकर यहाँ पर भेज दिया, ताकि ये साबित कर सके कि मेरा और इसके साथ चक्कर है। क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने इसका आशिक पकड़ लिया था। अपने से आधी उम्र के लड़के के साथ इसने चक्कर चला रखा था, और इससे पहले कि मैं इसके खिलाफ कोई सबूत तलाश करता, इसने मेरे खिलाफ ये चाल चली। एक तो ये बेवफा और बदकिरदार औरत, ऊपर से ये चालें भी चलती हैं, झूठ भी बोलती है, धोखा भी देती है। ऐसी औरत को मैं अपनी जिंदगी में क्यों रखूं? अब मैं इसी लड़की से शादी करूंगा, यही बनेगी मेरी बीवी। ये बात सुनने के बाद मैं हैरान रह गई, और उसने मुझे इज्जत से मेरे घर भिजवा दिया। मैंने वापस आकर अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। उसको तो ये समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझे डांटे या अल्लाह का शुक्र अदा करे। मैं सही सलामत वापस आ गई थी, क्योंकि जल्दी से मेरा हाथ लैंप पर लग गया था और कमरे में रोशनी हो गई थी। मुझे क्या पता था कि अमीरों ने अपने साइड टेबल पर एक लैंप रखा होता है, जिनका बटन बिल्कुल बिस्तर के पास ही होता है। उसने मेरी शक्ल देख ली और पूछा कि कौन हो तुम? मैं तुम्हें अपनी बीवी समझ रहा था और मुझे मजबूरी में सब कुछ बताना पड़ गया। मैंने कहा कि मैं आपकी बीवी हूँ। तो उसने मुझे बताया कि पर मेरा तो तुम्हारे साथ कोई निकाह ही नहीं हुआ। उसने रात भर मुझे हाथ तक नहीं लगाया और एक साइड पर बैठ गया। फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद थी कि सुबह उस औरत ने सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा किया, खानदान के बड़े बड़े बंदों को एक साथ जमा करके उनके साथ फरहान को बदकिरदार साबित करना चाहती थी, लेकिन उसकी चाल उसी पर भारी पड़ गई और इस तरह मैं एक अमीर आदमी की बीवी बन गई। उसने मेरी बहनों को भी अपने ही घर में बुला लिया और मेरी माँ को भी। अब वो सब लोग यहीं पे रहते हैं, और उसने मेरी बहनों को बहुत अच्छी जगह रिश्ता भी करवा दिया, जिनकी शादी एक ही दिन हुई और वो खुश हैं। अब मेरी एक बहन रह गई है, वो पढ़ाई कर रही है और मेरी माँ का इलाज भी करवा रहा है। इस दुनिया का सबसे अच्छा शौहर है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। मैं जो कहती हूँ वो मुझे ला कर देता है और कहता है कि तुम एक मासूम लड़की थी, शायद तुम्हारी मदद करने के लिए ही अल्लाह ने मुझे तुमसे मिलाया था, क्योंकि अगर तुम मजबूरी में यहाँ तक आ गई तो कल तुम्हारे साथ पता नहीं क्या होता। और वो ठीक ही कह रहा है कि वाकई मेरे साथ क्या होता अगर वो मेरी मदद ना करता। आज हम मियाँ बीवी हैं, एक पाक रिश्ते में हैं, निकाह में हैं, और अल्लाह का शुक्र है एक दूसरे के साथ हैं और सब कुछ बिल्कुल ठीक भी है। आप लोग बताएं कि अगर आप में से कोई मेरी जगह होता तो क्या करता, और फरहान ने जो किया वो सही किया या नहीं।